नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक हिंदू बनाम हिंदू के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की, जो खासकर जातिवाद की समस्या से संबंधित है और विशेष अवसर के सिद्धांत से संबंधित है। योग्यता बनाम विशेष अवसर, बस कुछ अंश को मैं रखूँगा। योग्यता और अवसर की शुक्रन जो चैप्टर है इसका एक अंश में पढ़ता हूँ कि जिसके पास खाने को नहीं है और बम नहीं, और जिसकी 90% आबादी आदमी की बनिस्बत जानवर ज़्यादा हैं, औरतों, आदिवासियों, शूद्रों, हरिजनों और मुसलमानों आदि में पिछड़ी जातियों के बुरे हाल की जड़ है जाति प्रथा। इससे एक नया समाजशास्त्रीय नियम निकलता है कि अवसर और योग्यता की सिकुड़न और कभी लाजमी तौर पर जाति से जुड़ी हुई है। देश में नौकरशाही की जो भी योग्यता है वह ब्राह्मणों और कास्तों में मिलती है, और व्यापार की योग्यता वैश्यों में, और इन क्षेत्रों में देश की आबादी की योग्यता और उसकी सहज योग्यता को क्षय और लकवा हो गया है। योग्यता और अवसर के सिकुड़न की प्रक्रिया एक बार शुरू होती है तो अनिश्चित रूप से चलती रहती है, और इसका परिणाम यह होता है कि इन ब्राह्मणों और कायस्तों की कुछ खास उपजातियां ही ज़्यादा विशेषाधिकार प्राप्त कर लेती हैं, जबकि बहुत बड़ा बहुमत लगातार वंचित रहता है और उसकी योग्यता भी कम होती जाती है। जाति का मतलब ही होता है जनता को योग्यता से वंचित करना, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है कि हिंदुस्तानी जनता इतनी पिछड़ी हुई है और कई बार गुलाम बनाई गई है। हिंदुस्तानी जनता की योग्यता को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष अवसर देना ही एकमात्र इलाज है, ताकि देश में 80% दबी जनता को 60% ऊंची जगहें मिल सकें, जैसे गश्ती नौकरियां और नेतागिरी के पद। अवसर देने के लिए जब तक योग्यता कसौटी होगी, हिंदुस्तानी जनता अपनी योग्यता से वंचित रहेगी और संरक्षण कागज पर ही रहेगा। देश में जनता के पिछड़े समूहों को उनकी योग्यता का लिहाज किए बिना सभी अवसर इस आशा में देने ही होंगे कि ज़्यादा अवसर देने की इस उल्टी प्रक्रिया से जाति प्रथा का नाश होगा और जनता की योग्यता पुनर्जीवित होगी। एक चैप्टर है इसमें जाति प्रथा और गुलामी, इसका एक अंश। हम लोग बहुत बार गुलाम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज़ रहे हों, उसके पहले मुसलमान थे, बल्कि मुसलमान भी गुलाम रहे। तैमूर लंग ने 5 लाख आदमी कत्ल किए। मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, देसी परदेशी का है। अफ़गान मुसलमान पठान मुसलमान को ख़त्म करता है। इतिहास से सबक लेना है। नादिर शाह का आना मुग़ल साम्राज्य को ख़त्म करने वाला हुआ। मुसलमान को भी इसको समझना है। 1500 बरस से हमेशा इस देश में देसी परदेशी का सवाल रहा है। परदेशी हमेशा जीतता रहा है। इसका बड़ा सबब है कि हिंदुस्तान के लोगों ने कभी भी अंदरूनी अत्याचार के खिलाफ बगावत नहीं की। इंग्लिस्तान में 500 साल में 4 बार जुल्म करने और बादशाही करने वालों के खिलाफ बगावत हुई, लेकिन हिंदुस्तान में पिछले 2000 साल में कभी भी देसी अत्याचार के खिलाफ बगावत नहीं की गई। यह कोई अच्छी बात नहीं है। बाहर के लोग जालिम के खिलाफ बगावत करना जानते हैं, देसी के भी। लगता है हम लोग देसी के खिलाफ बगावत करना भूल गए हैं, क्योंकि कभी किया नहीं। यह कितना सटीक है इस देश के लिए, यह वैसे ही देखने में लगता है। इसी चैप्टर का एक अंश है। जाति मिटाने का भी कोई तरीका अपनाना होगा। 2000 सालों से जो दबे हुए हैं उनको उठाना होगा। लोग कहते हैं कि पहले इनको पढ़ाओ लिखाओ। 2000 साल लगातार दबे रहने से परिपाटी बन गई है। मारवाड़ी लड़का व्यापार की कला में कुशल हो गया है। ब्राह्मण कायस्थ वगैरह दिमाग के काम में जैसे काम चला लेते हैं, वैसा ये नहीं कर सकते। दबे हुओं को सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि संस्कार और परिपाटी की वजह से ऊंची जात वाले ही आगे रहेंगे। छोटी जात को उठाने के लिए सहारा देना पड़ेगा, जैसे हाथ लुंज हो जाने पर सहारा देते हैं और तब हाथ काम करने लगता है। उसी तरह इन 90% दबे हुए लोगों को सहारा देना होगा उस समय तक जब तक हिंदुस्तान में बराबरी ना आ जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी कहती है कि 100 में कम से कम 60 ऊंची जगहें इनको दो, जिनमें हरिजन,
शूद्र, आदिवासी, जुलाहा, अंसार, दुनिया, औरत वगैरह हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लोहिया जी ने इस देश की वास्तविकता को समझा और इनके इन अंशों से यह पता लगता है कि वो इस बात को जानते थे कि चूंकि हजारों हजार वर्षों तक सिर्फ सवर्णों को ही शिक्षा का अधिकार था और उनकी ही सत्ता में भागीदारी थी, इसलिए वो आगे बढ़ते रहे। और यही कारण है कि बहुत चालाकी से हमेशा लोग मेरिट करते रहे। और लोहिया जी का ये विचार था कि नहीं, जो हजारों वर्षों से अशिक्षित रहे हैं, जो हजारों वर्षों से अधिकार से वंचित रहे हैं, उनको विशेष अवसर देना होगा। उनका सीधा तर्क था कि ये नहीं कि योग्यता के बाद कुर्सी दो उनका सीधा तर्क था कि कुर्सी पर पहले बैठाओ, योग्यता स्वयं आ जाएगी। और ये वक्त वही है। और इसीलिए सामाजिक न्याय के लोगों से मेरा अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि आप असलियत को पहचानिए, अपने महापुरुषों को पहचानिए। और लोहिया सहित जितने भी सोशल जस्टिस के नायक हैं, उनकी जीवनी को अवश्य पढ़िए। उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको शिक्षा मिलेगी। परिवार के सारे लोगों को पढ़ाइए ताकि लोग इस देश की वास्तविकता को समझें। और ये बार बार जो ये होता है कि हिंदुत्व की बात होती है, तब आपको सच्चाई नजर आएगी कि इस देश की वास्तविकता क्या है। और जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, इनकी भागीदारी वास्तव में ब्यूरोक्रेसी में क्या है, कॉरपोरेट में क्या है, कि मीडिया में उनकी क्या हिस्सेदारी है, जुडिशियरी में उनकी क्या हिस्सेदारी है, ये सब देखने की बात है। यूनिवर्सिटीज़ में उनकी क्या हिस्सेदारी है। ये तभी होगा जब लोहिया जी के विशेष अवसर का सिद्धांत काम करेगा। और जो हमेशा से यह सिद्धांत होना चाहिए कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, जो कर्पूरी जी ने भी कहा, जो मान्यवर कांसीराम जी ने भी कहा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय